दोस्तों आपको ई कंसल्टेंसी पे एनजीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी मिलती है एंड गवर्नमेंट की जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, बिजनेस लाइसेंसेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ई कंसल्टेंसी में, जहां पर मैं प्रखर शर्मा आप लोगों का लीगल कंसल्टेंट आप सभी को आपकी संस्था के लिए जो भी नए अपडेट्स आते हैं, जो भी योजनाएं आती हैं, उनके लिए अपडेट देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और जो हमारा यह वीडियो होने वाला है, यह जेएसएस की जो योजना आई हुई है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसकी तरफ से उस टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। जिस योजना की हम लोग आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो जन शिक्षण संस्थान की है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से यह योजना आती है, जिसमें आपको एक जन शिक्षण संस्थान चलाना होता है। अभी जो यह योजना आई हुई है, इसमें 250 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो गैप डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके लिए आई हुई है। हमारे पूरे भारत में 250 डिस्ट्रिक्ट्स में नए जेएसएस यानी कि जन शिक्षण संस्थान बनाने हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट ने इस योजना को निकाला हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 10 जुलाई 2022 है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑफ द स्कीम की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्क टू बी डन यानी कि आपको क्या काम करना होगा। देन हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के ऊपर, और बाद में मैं आपको फंडिंग की, आपको कितनी फंडिंग मिलने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले अबाउट ऑफ द स्कीम के बारे में हम लोग बात कर लें। तो दोस्तों 1967 में जो हमारा जन शिक्षण संस्थान हुआ करते थे, उनको श्रमिक विद्यापीठ के नाम से हम लोग जानते थे। ओके, स्टार्टिंग में जो नेम था इसका, इस योजना का, वो श्रमिक विद्यापीठ था। ओके, अब यहां पर करना ये होता था कि जो हम लोगों के अनप्रिविलेज्ड लोग होते थे, जो हमारे गरीब लोग होते थे, अनस्किल्ड लोग होते थे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्किल बहुत कम था हमारे इंडिया में, है ना, तो उसको एनहेंस करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए इन जेएसएस, जो अभी जिनका नाम जेएसएस है, स्टार्टिंग में श्रमिक विद्यापीठ कहते थे, वो स्टैब्लिश किए जाते थे। तब से अभी तक कॉन्टिन्यूसली जो ये हमारी योजना है वो कार्यरत है, जिसका नाम 2000 यानी कि 2000 में बदल के जन शिक्षण संस्थान हो गया था। और ये जो योजना है वो पिछले 50 वर्षों से चल रही है, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है, जो कि हमारी भारत सरकार है, उसके द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, आपको क्या यहाँ पे जो मेन एम है उसको हम लोग समझते हैं। जो ये जन शिक्षण संस्थान होते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश किए जाते हैं। कौन इस्टेब्लिश करता है? एनजीओ इस्टेब्लिश करती हैं, ठीक है। ट्रस्ट, सोसाइटी, फाउंडेशन, शैक्षणिक कंपनीज, ये सब जो जन शिक्षण संस्थान है, इनको इस्टेब्लिश करने के लिए एलिजिबल होती हैं। हाँ, कुछ क्राइटेरियाज को आपको फुलफिल करना होता है, तभी आप इस योजना में अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी आती है वहां पर पोस्ट करता रहता हूं। जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, जो भी RFPs आती हैं, वहां पर आपको डायरेक्टली आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेंगी, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करें वर्क टू बी डन यानी कि क्या काम आपको करना होगा अगर आपको यह प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब मान लीजिए आपको यह योजना मिल जाती है, तो आपको एक जन शिक्षण संस्थान, आसान भाषा में कहें तो एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर आपको डेवलप करना होगा, बनाना होगा, ठीक है, जिसमें आप बच्चों को, जो मतलब कैंडिडेट्स होते हैं, उनको स्किल करेंगे। स्किल में हम लोग एक अगर मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो आप अपने उस सेंटर को मिनी ITI कह सकते हैं, ठीक है। जो जन शिक्षण संस्थान होगा उसको आप मिनी ITI कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इस तरीके के कोर्सेज को प्रमोट किया जाएगा जो जॉब या फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपना खुद का बिजनेस करने में या उनको जॉब मिलने में आसानी होगी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं जो स्किल डेवलपमेंट हमारा, जैसे PMKVY के कोर्सेज होते हैं, ठीक है, ITI के ट्रेड्स होते हैं, उस तरीके के यहाँ पे ट्रेड्स अवेलेबल होते हैं जो आपको अपने इंस्टीट्यूट में चलाने होते हैं। जैसे IT का होता है, ओके, एक एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उससे रिलेटेड ट्रेड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और भी बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से बताए जाते हैं, जिन्हें आप अपने सेंटर पे
चला सकते हैं और उन बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। चलिए अब एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की हम लोग एक बार बात कर ले तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो या सेक्शन 8 कंपनी हो। ओके, और उसके बाद लास्ट 3 ईयर से आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली एक्टिवली वर्क कर रही हो, आपको समझना ये जरूरी है। अब यहाँ पर तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी डिपार्टमेंट से ब्लैकलिस्ट ना हो और आपके पास 12वें और 80G का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो अगर हम लोग आपके टर्नओवर की बात कर ले तो आपका जो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स है उसमें 10 लाख रुपीस पर ईयर का टर्नओवर चाहिए होगा, यानी कि आपका 3 साल में 30 लाख का पर ईयर 10 लाख कह सकते हैं हम लोग, एवरेज एनुअल टर्नओवर 10 लाख का आपका होना चाहिए, तभी आप इस योजना में अप्लाई कर पाएंगे। चलिए फंडिंग पैटर्न के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जब इस योजना में अप्लाई करते हैं तो आपको मौका मिलता है 1 CR तक की फंडिंग को अवेल कराने का। अब जैसे जैसे आप जिस तरीके से काम करेंगे वो आपको वहां पे वर्क मिलेगा, जितने बच्चों को आप पढ़ाएंगे, ठीक है, जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट्स मिलता जाएगा। जनरली अगर हम लोग बात कर ले तो जन शिक्षण संस्थान के जो पे आउट्स होते हैं वो 60-70 लाख मिनिमम ईयरली होते ही होते हैं। बाकी आप जितना ज्यादा बच्चे को एनरोल कर रहे हैं, बच्चों को एनरोल कर रहे हैं, जितना ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से ये बढ़ता जाता है। यहां पर आपको एक बात जानकर और खुशी होगी कि जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के जो आप स्टाफ रखेंगे, आपके जो भी सेंटर के एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं? तो देखिए सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका बायलॉज और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड, जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे ही। साथ ही में आपके पास 12वें और 80G का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि पहले जब ये योजना अभी इसकी गाइडलाइंस आई थी तो इसमें एक FCRA का कॉलम था जिसमें FCRA को मैंडेटरी किया गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट से भी बात किया, मैं विजिट करने पर्सनली दिल्ली गया भी था कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं वहां पर कि आखिर FCRA क्यों मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास FCRA नहीं होता है और देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की योजना है, इसमें FCRA को मैंडेटरी नहीं भी किया जाना चाहिए था। और हम लोगों ने भी अपनी तरफ से ट्राई किया कि इस योजना से FCRA को ऑप्शनल कर दिया जाए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया था जिसमें GSS में डेट भी एक्सटेंड की गई, 10 जुलाई कर दी गई और जो FCRA है उसको ऑप्शनल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि FCRA जो होता है वो फॉरेन प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए मैंडेटरी होता है, बट ये जो हमारा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें FCRA को वैसे देखा जाए तो ऑप्शनल होना चाहिए और मैंडेटरी नहीं होना चाहिए था। तो चलिए आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि FCRA इसमें ऑप्शनल हो गया है, तो यहाँ पे आपको FCRA की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपके पास है तो आप डिटेल्स दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इस योजना में अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करें तो उसमें डिटेल्ड प्रपोजल आप तैयार करें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिपार्टमेंट की तरफ से रिजेक्ट ना हो। ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ही बेसिक सा कॉमन प्रोजेक्ट बना करके दे देते हैं जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप कोशिश करिए अगर आप खुद से प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं तो आप स्पेशल थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट तैयार करें जो कि ब्रीफ और डिटेल्ड हो। अगर आपका प्रोजेक्ट डिटेल्ड नहीं होगा आपका यह प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी किया जा सकता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, आप हमसे मदद लेना चाहते हैं तो आपकी जो स्क्रीन पर नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हम लोग आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ड्राफ्ट करके डिपार्टमेंट में सबमिट करवाएंगे। फिर जो भी कोई शॉर्टकमिंग आती है या आपके डिपार्टमेंट से फर्दर फॉलोअप चलते हैं उसके बारे में आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। देन जो भी आगे का प्रोसीजर होता है उसमें आपको हम टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे और हम लोगों की जो सर्विसेज होंगी वो पेड होंगी, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो योजना है ये सिलेक्टेड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ही आई हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया 250 डिस्ट्रिक्ट्स में ही आई हुई है जो कि हमारे भारत में है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर उन डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देता हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार में 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यह प्रोजेक्ट आया है, आंध्र प्रदेश में 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ओके। अरुणाचल प्रदेश में 17 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 17 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये प्रोजेक्ट है। आसाम में अगर आप देखें तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है जहां पे आप GSS एस्टैब्लिश कर पाएंगे। बिहार में 9 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं
दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में एक डिस्ट्रिक्ट जो दमन है वहां के लिए आया हुआ है। दिल्ली में 9 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट है, गोवा में 1 डिस्ट्रिक्ट के लिए, गुजरात में 9, हरियाणा में 6। आप सभी की स्क्रीन पर लिस्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। हिमाचल प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट के लिए है, जम्मू कश्मीर में 17 डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोजेक्ट आया हुआ है। झारखंड में अगर आप देखें तो 11 डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोजेक्ट अवेलेबल है। कर्नाटका में 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए, केरला में 1, मध्य प्रदेश में 11 डिस्ट्रिक्ट के लिए, महाराष्ट्र में 5 डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर में 8 डिस्ट्रिक्ट के लिए आया हुआ है, मेघालय में 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए, मिजोरम में 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोजेक्ट अवेलेबल है, नागालैंड में भी 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए अवेलेबल है। ओके, उड़ीसा में 1 डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में अगर आप देखें, राजस्थान में भी 10 जगहों पर यह प्रोजेक्ट किया जा सकता है। सिक्किम में भी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तमिलनाडु में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, तेलंगाना भी है इसमें, तेलंगाना में भी 11 डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोजेक्ट है। त्रिपुरा में भी 6 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड में 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए, वेस्ट बंगाल में 10। तो ये जैसा कि लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, और इस लिस्ट को आप हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी हुई है और आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सामने जो लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट बॉक्स में ही आपके उस आंसर को दे पाऊं। और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।